What is the micro injection method and what is the use of this micro injection method? इसी को समझते हैं हम। आज का टॉपिक है माइक्रो इंजेक्शन। What is the micro injection? As its name is saying, a injection which has a needle. The size of the needle is the microscopic layer 0.1 to 0.5 micron. नॉर्मली देखिए आप इंजेक्शन का क्या काम में लेते हैं। नॉर्मली हमारे इंजेक्शन का क्या काम होता है, काम एक मेडिसिन होती है, मेडिसिन की जो वाइल होती है उसमें एक सिरिंज को डालते हैं, सामने सबने देखा हुआ है, सिरिंज को डालते हैं, फिर सिरिंज के पीछे से उसको उसे खींचते हैं तो सारी मेडिसिन आ जाती है इंजेक्शन के अंदर, सिरिंज के अंदर आ जाती है। फिर हम क्या करते हैं, जिसमें इंजेक्ट करना होता है उसके शरीर में डाल करके उसको प्रेस कर देते हैं, तो क्या होता है, वो जो मेडिसिन होती है बॉडी के अंदर इनोकुलेटेड हो जाती है, एंट्री कर चुकी है, उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन मेथड है। यहाँ पर इंजेक्शन किसको लगाना है, किसी बॉडी को नहीं लगाना है, आपको एक सेल को लगाना है। और सेल का साइज कितना छोटा होता है, बहुत छोटा साइज होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है सेल होती है। और तो ये इंजेक्शन होगा, उसकी निडल भी कैसी होती है, बहुत थिन होती है। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या पड़ा हुआ है, माइक्रो इंजेक्शन मेथड है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइक्रो इंजेक्शन मेथड की हमें जरूरत क्यों है, हम इस माइक्रो इंजेक्शन मेथड से किस चीज को इंजेक्ट करेंगे। तो सिंपल सा जवाब है, जब किसी डीएनए मॉलिक्यूल को किसी सेल में एंट्री करानी होती है तो माइक्रो इंजेक्शन को काम में लेते हैं। जब किसी डीएनए मॉलिक्यूल को किसी सेल में एंट्री कराना होता है तो ये मेथड हमारे काम आता है। पहले ये पॉइंट लिख देते हैं अपने कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम ये कहेंगे इट इज यूज्ड, हम कहेंगे इट इज यूज्ड टू इंजेक्ट, इट इज यूज्ड टू इंजेक्ट ए डीएनए मॉलिक्यूल कहाँ पे इंजेक्ट करना है, इनटू द सेल। आपको किसी डीएनए मॉलिक्यूल को किस में इंजेक्ट करना है, एक सेल में इंजेक्ट करना है। इट इज यूज्ड टू इंजेक्ट ए डीएनए मॉलिक्यूल इनटू द सेल। और सेल कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, बहुत छोटे साइज की होती है, इसलिए कंफर्म है उसकी इंजेक्शन जो होगा, उसकी जो इंजेक्शन की निडल होगी वो भी माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत थिन होगी। इसलिए इस मेथड का नाम है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए है कि नॉर्मली डीएनए अपने आप किसी सेल में एंट्री नहीं कर पाता है। डीएनए होता है वो अपने आप किसी भी सेल में एंट्री नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, हम यहाँ पर रीज़न लिख देते हैं। हम ये कहेंगे डीएनए है वो अपने आप एंटर नहीं कर सकता है, डीएनए इज अनेबल टू एंटर इनटू द सेल बिकॉज क्या है, पॉइंट्स में लिख देता हूँ केवल यहाँ पे। पहली बात तो ये होता है निगेटिवली चार्ज होता है डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, निगेटिवली चार्ज है। और निगेटिवली चार्ज है यानी कि पोलर है, यानी ये ध्रुवीय अणु है, इसलिए क्या होगा, ये हाइड्रोफिलिक होता है। ये होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है। और हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि ये पोलर है यानी कि ध्रुवीय प्रकार का होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, टू पोल्स होते हैं, उसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो हमने कहा जो डीएनए मॉलिक्यूल है ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड द हाइड्रोफिलिक है। ऋणावेशित होने के कारण डीएनए अणु क्या करता है, जल के प्रति स्नेह दिखाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं जल स्नेही बोलते हैं, जल स्नेही। जबकि जो लिपिड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, हम यहाँ पर लिख दें लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उसमें होता है लिपिड। आपने पढ़ा हुआ है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड और प्रोटीन की बाई लेयर होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड होता है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये है हाइड्रोफोबिक, यानी कि हम ये कहते हैं लिपिड्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर होते हैं। तो दोनों की नेचर अलग अलग हो गई। डीएनए कैसा होता है, पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है। डीएनए कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक है, जल से स्नेह करता है, ये जल का विरोध करता है। जब दोनों की प्रवृत्ति ही नहीं मिलती है, इररिलेवेंट है, इसलिए डीएनए किसी भी सेल में स्वतः अपने आप ऑटोमेटिकली एंट्री नहीं कर सकता है, प्रवेश नहीं कर सकता है। चीज़ों को समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। हमें पूछ ले भी माइक्रो इंजेक्शन मेथड की आपको जरूरत क्यों पड़ गई, तो हमें रीजन पता होना चाहिए। सिंपल सा मतलब डीएनए इज द नेगेटिवली चार्ज, डीएनए के ऋणावेशित अणु होते हैं, इसलिए किसी कोशिका में अपने आप प्रवेश नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड होता है, वो कैसे होती है, जल विरोधी होती है, जल रागी होती है। डीएनए जल स्नेही होता है, दोनों की प्रवृत्ति आपस में नहीं मिलती है, इसलिए एंट्री नहीं कर पाता है। इंजेक्शन लगा देंगे, डीएनए की एंट्री करानी है, हमारा बेसिक एम है डीएनए की एंट्री कराना, तो कैसे करें। अब देखो आप
मेथड को कोई रटने की बात है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ, आपके पास में एक बॉल है, क्रिकेट खेलने वाली या टेनिस बॉल मान लेते हैं, आपका एक बॉल है और आपको जो नॉर्मल इंजेक्शन है उसको इंजेक्ट करना है। तो अगर आप बॉल को रखेंगे और इंजेक्शन ऐसे लगाएंगे तो बॉल क्या आगे लुढ़कती जाएगी, वो स्टेबल नहीं रह सकती, गोल है। तो हम क्या करते हैं, एक हाथ से तो बॉल को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से इंजेक्शन को लेंगे, सिरिंज को, और फिर इंजेक्ट करते हैं। यानी कि एक सिंपल मैं बॉल की बात कर रहा हूं, उसमें भी इंजेक्शन लगाना हो तो पहला काम क्या हो गया, उस बॉल को होल्ड करना ताकि वो लुढ़के नहीं, रोलिंग ना करे। तो जब आपने पहले उसको होल्ड किया और फिर आपने इंजेक्ट किया, यहां पर भी हम यही काम करेंगे कि जो सेल होती है वो छोटी होती है, इतनी छोटी आप उसको फोर्सेप्स से तो पकड़ नहीं सकते हैं कि चिमटी सी की सहायता से आपने पकड़ लिया, है ना। तो इसको क्या करना है, आपको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए कैसे करेंगे, एक पाइपेट काम में लेते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं चूसण पिपेट कहते हैं, सक्शन पाइपेट काम में लेते हैं। डायग्राम में सब समझ में आ जाएगा, इजी गोइंग काम है ना। उससे पहले मैं एक और नाम लिख देता हूं। ये जो टेक्निक थी, इस टेक्निक की डिस्कवरी किसने की थी, दिस टेक्निक वाज डिस्कवर्ड, ठीक है ना, डिस्कवर्ड ये किया था एलेक्स जेफरे नामक साइंटिस्ट ने। एलेक्स जेफरे जो साइंटिस्ट है, उन्होंने 1993 में इस टेक्निक को सबसे पहले काम में लिया था, फर्स्ट टाइम में काम में लिया था एलेक्स जेफरे ने। न्यूक्लियर ट्रांसफर भी कर सकते हैं हम, क्लोनिंग बनाते हैं तब भी इस मेथड को काम में ले सकते हैं। चलिए अभी हम डायग्राम बनाते हैं। हमने कहा ये हमारे पास में एक क्या है, सेल है। ये आ गई हमारे पास में एक सेल है और इस सेल के अंदर क्या है, इस सेल के अंदर एक है न्यूक्लियस। ये हो गया सेल, सेल में हो गया न्यूक्लियस। ये बना लेते हैं अपने इसको न्यूक्लियस को, यहाँ पर इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। ये हो गया है न्यूक्लियस, हो गया है। अब इस सेल को क्या करना है, आपको होल्ड करना है। ये सेल है, इसको क्या करना है, आपको होल्ड करना है। होल्ड करने के लिए मैंने कहा सक्शन पाइपेट काम में लेंगे। यहाँ पे मैं उसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेता हूँ, यहाँ से इस तरीके से। आपको एग्जाम में ये भी सीखना है कि डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है, ताकि आप इजीली एग्जाम के अंदर इसको ड्रॉ कर सकें और आपके मार्क्स है वो अच्छे आ सकें। यहाँ पर ये हमने बना दी है सक्शन पाइपेट, इसका आगे का पार्ट मैंने टिप बना दिया है। इससे क्या होगा, हम एयर को पीछे की तरफ सक करेंगे, एयर को सक करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, एयर को क्या करेंगे, सक करेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे। उससे क्या होगा, इसमें वैक्यूम जनरेट होगा। इसमें क्या होगा, वैक्यूम जनरेट होगा। वैक्यूम जनरेट होगा तो ये इसके साथ में चिपक जाएगी, स्टिक कर जाएगी। इसलिए इसका जो नाम रखा गया है इस पाइपेट का, इसका नाम है सक्शन पाइपेट, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सक्शन, सक्शन पाइपेट है ये वाली। ये कौन सी है, सक्शन पाइपेट है। और सक्शन पाइपेट का काम क्या है वो भी मैं यही लिख देता हूं, टू होल्ड ए सेल। माइक्रो इंजेक्शन लगाने के लिए उस सेल को आपको होल्ड करना है, उसको रोकना है। इसलिए हमने इस पाइपेट को काम में लिया। तो वैक्यूम क्रिएट करता है, एयर को पीछे सक करेंगे, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो ये सेल क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी, बाउंड हो जाएगी इसके साथ में। तो सक्शन की हेल्प से बाउंड किया जा रहा है, नाम हो गया सक्शन पाइपेट है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले काम क्या है, तो कहेंगे टू होल्ड ए सेल। फिर हम क्या करेंगे, इसमें इंजेक्शन लगाएंगे। देखो इंजेक्शन लगा देते हैं। अभी इंजेक्शन बनाना है, आपको पता है इंजेक्शन लगाने के लिए एक होती है निडल होती है आगे की ओर सिरिंज के अंदर, ठीक है ना। एक सिरिंज होती है और सिरिंज के आगे इस तरीके से एक नोब लगी रहती है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक सिरिंज। ये बन गई अपने पास में एक सिरिंज बन गई है। यहाँ पे मैं बना लेते हैं अपने एग्जैक्टली, आप समझ पाएंगे इस डायग्राम को कि ये माइक्रो सिरिंज किस तरीके से बनाई है। ये माइक्रो सिरिंज है और इस माइक्रो सिरिंज में हमने क्या भरा हुआ है, इस माइक्रो सिरिंज में हमने भर रखा है डीएनए, डीएनए का सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस माइक्रो सिरिंज में मैंने क्या भरा है, डीएनए का सॉल्यूशन है। ये है डीएनए का सॉल्यूशन, इसमें भर दिया। और ये है क्या, एक माइक्रो इंजेक्शन है, माइक्रो इंजेक्शन। दिस इज ए माइक्रो इंजेक्शन है। और ये माइक्रो इंजेक्शन की क्या है, एक निडल है। निडल बहुत ज़्यादा पतली है, ये इसकी है निडल है, जिसका साइज होता है निडल का 0.1 से 0.5 माइक्रोन, 0.1 टू 0.5 माइक्रोन, इतना साइज है इस निडल का। उसको आप
इसमें डालेंगे और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐसे पुश कर देंगे तो डीएनए मटेरियल कहाँ चला जाएगा, इस सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा। इसलिए इस मेथड को कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड कहते हैं। एक माइक्रो इंजेक्शन को की हेल्प से डीएनए को आप इंजेक्ट कर देते हैं, इसलिए बोलते हैं दिस टेक्निक। अब क्या होता है, ये टेक्निक है, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, वो सेल्स जो कि बड़े साइज की है, जो सेल्स बड़े साइज की है उसमें ये टेक्निक हेल्पफुल रहती है। बड़े साइज की सेल्स का मतलब मैं ये कहूँ तो ऊ साइड्स है ना, एग्स जो होते हैं ऊ साइट होते हैं, उसमें अगर आपको किसी जीन को ट्रांसफ़र करना है तो ये मेथड ये काम का आता है। यानी हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ये जो सेल है इसका नियर अबाउट साइज क्या है, 100 माइक्रोन साइज है, 100 माइक्रोन है सेल का साइज है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सेल का साइज क्या है, सेल का साइज है 100 माइक्रोन है। इतनी बड़ी अगर सेल्स होती है तो ये टेक्निक है, ये हमारे लिए यूजफुल रहती है। और हम ये कहेंगे जब कभी भी आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने, ट्रांसजेनिक एनिमल नाम खुद बता रहा है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ए एनिमल वी हैव टू ट्रांसफर ए जीन इनटू द सेल। हमने किसी भी जंतु की नस्ल को सुधारना है तो एक जीन का ट्रांसफर कर दें, अच्छे ट्रेड की है, गुड ट्रेड की जीन है, उसका हम ट्रांसफर कर देते हैं तो वो एनिमल हो जाता है हाई क्वालिटी का जनरेट हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं द ऑल द कैरेक्टर्स एंड द ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय ए जीन। व्हेन वी इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन वी इंजेक्ट ए यूजफुल जीन इनटू द oocyte विच इज ए गैमेट, ठीक है ना। ये क्या होता है, अंडा क्या है, अंडा एक युग्मक होता है, आप सभी जानते हैं अंडा एक युग्मक होता है। उसमें आपने किसी अच्छी जीन को डाल दिया तो फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद में जो जंतु जनरेट होगा वो कैसा होगा, उच्च नस्ल होगा। ऐसे जंतुओं को, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पारजीनी जंतु कहते हैं, पारजीनी जंतु, पराये जीन को होल्ड करने वाला जंतु हो गया, पारजीनी जंतु है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के निर्माण में भी ये टेक्निक काम की आती है, माइक्रो इंजेक्शन मेथड होता है। ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड है, ये हमारे बहुत काम का है। उसके मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ आपको, कहते हैं व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस माइक्रो इंजेक्शन मेथड। तो फर्स्ट ऑल कहेंगे स्टेबल ये मेथड है, एक तो स्टेबल मेथड है, इफेक्टिव मेथड भी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेबल इंटीग्रेशन होता है इसके अंदर, डीएनए का एडवांटेज है। एडवांटेज को मैं यहाँ लिख देता हूँ इस मेथड के। अगर एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक, तो हम नंबर 1 पॉइंट पे हम डाल देंगे कि इसमें जो डीएनए की एंट्री कराते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, वो स्टेबल होता है, स्टेबल इंटीग्रेशन होता है। ये है स्टेबल इंटीग्रेशन होता है। ऐसा नहीं है कि डीएनए अगर हमने डाला वो वापस बाहर निकल गया, है ना, एक बार आपने इंजेक्ट कर दिया तो वो लंबे टाइम तो वहाँ रहेगा, स्टेबल है। सेकेंडली क्या है, आपको इस डीएनए में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कहेंगे द लेस मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, और इफेक्टिव मेथड है ना। तो हम क्या कहेंगे, लेस मॉडिफिकेशन, लेस मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा आपको किसी तरीके की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए भी ये मेथड है वो हमारे काम का होता है। फिर हमने कहा प्रिसाइज इंटीग्रेशन होता है, प्रिसाइज इंटीग्रेशन होता है, प्रिसाइज इंटीग्रेशन, इसलिए मेथड हमारे काम का है। और हमने क्या कहा कि क्या होता है, इफेक्टिव तो है ही क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसलिए हम कहेंगे इफेक्टिव मेथड है। ये हम कह सकते हैं दीज आर the 4 advantage, basic advantages of micro injection techniques, that is the stable integration है, डीएनए को एक बार प्रवेश करने के बाद में वह स्थायी रूप से उसी के अंदर रहेगा। इंटीग्रेशन को हम कहते हैं संगठित करना। लेस मॉडिफाइड रिक्वायर्ड है, किसी प्रकार के अधिक मात्रा में रूपांतरण की जरूरत नहीं होती, न तो बैक्टीरिया में रूपांतरण, किसी सेल को रूपांतरित करने की जरूरत है, न डीएनए को रूपांतरित करने की जरूरत है ना। लेस मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इनटू द डीएनए मॉलिक्यूल एंड द होस्ट सेल। और प्रिसाइज इंटीग्रेशन है, स्पेसिफिकली हो सकता है, और इफेक्टिव मेथड है, ये हमारे इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज भी होते हैं हर मेथड के। जब एडवांटेज होते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारे के सारे उसमें एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज तो डिसएडवांटेज तो ये है कि ये कोई सामान्य इंजेक्शन तो है नहीं, आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर से लगवा लो, इसके लिए क्या चाहिए, स्किल्ड पर्सन चाहिए। तो ये वेरी स्किल्ड जो पर्सन होगा वही इसको इंजेक्ट कर सकता है। तो पहला तो इसका यही एक डिसएडवांटेज है ना। तो हम कहेंगे क्या रिक्वायर्ड है, स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड है,
वेरी स्किल्ड पर्सन होता है वही इसके लिए अपने ये काम का होता है। दूसरा क्या होता है, ये मेथड है वो प्लांट सेल में काम नहीं आता, ये मेथड किस में आता है, एनिमल सेल के लिए तो बहुत यूजफुल है। तो हम ये कह सकते हैं, मोस्टली कहते हैं या कहते हैं ओनली यूजफुल फॉर एनिमल सेल्स। और स्पेशली कहूँ तो मैं एम्ब्रियोनिक सेल, भ्रूणीय कोशिकाओं के लिए तो ये बहुत काम का है, और बाकी जो प्लांट सेल के लिए मेथड है इतना काम का नहीं है। प्लांट सेल में प्रॉब्लम क्या होती है, प्लांट सेल के अंदर इसलिए इसमें दिक्कत आती है, प्लांट सेल में पड़ा सेल वॉल होती है बाहर, किसी भी प्लांट सेल के बाहर कोशिका भित्ति होती है तो वो इंजेक्शन लग नहीं पाता है। तो या तो प्लांट सेल में लगाना है तो हमारा काम क्या होगा, प्लांट सेल में से सेल वाल को हटा दो, और जो सेल वाल हटा दें तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट में इसको इंजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली सेल वाल किसी भी प्लांट सेल के अंदर हम इसको इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये है इसकी प्रॉब्लम है। और उसके अलावा अगर हम कहें कॉस्टली तो है ही, ये मेथड है ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, ये कॉस्टली मेथड है तो महंगा मेथड भी है। तो इसके लिए भी हमारे पास में क्या एक डिसएडवांटेज तो ही कॉस्टली है, बहुत एमरजेंसी है, बहुत रिक्वायर्ड है, तब तो इस मेथड को काम मिलेंगे। तो ये कुछ अपने पास में बात आ गई है डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में। अब हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए। हमने कह दिया जैसे यहाँ पर ओनली एनिमल सेल के अंदर है, प्लांट सेल में नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। मैं यहाँ लिख देता हूँ ओनली प्रोटोप्लास्ट कैन बी यूज्ड। प्लांट सेल के अंदर केवल प्रोटोप्लास्ट को काम में ले सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ए प्लांट सेल डिवाइड ऑफ सेल वॉल। जब किसी पादप कोशिका से कोशिका भित्ति को हटा देते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट कहलाता है प्रोटोप्लास्ट, उसके अंदर इसको काम में ले सकते हैं। प्लांट सेल काम में क्यों नहीं आती है, क्योंकि इसके ऊपर सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है, ठीक है ना, तो इसलिए वो हमारे काम की नहीं आती है। तो ये सारा जो मेथड है वो कौन सा है, माइक्रो इंजेक्शन मेथड है। इसको आपको समझना है, एग्जाम में जब पूछा जाता है व्हाट इज माइक्रो इंजेक्शन, जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसके अलावा आपको ज़्यादा अगर मैं कहूँ बोर्ड के बच्चे हैं, 10+2 के बच्चे हैं, NCERT के बच्चे हैं या और किसी बोर्ड के, उनके लिए इतना सफिशिएंट होता है, इसके ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूँ इसके रिलेटेड, तो पहला तो ऑब्जेक्टिव ये बन जाता है कि ये मेथड है ये किन कोशिकाओं के लिए फेवरेबल है ना, विच काइंड ऑफ द सेल्स आर अप्रोप्रिएट फॉर द माइक्रो इंजेक्शन मेथड। तो हम कहते हैं कौन सी, एम्ब्रियोनिक सेल है, ओवम अंडा, ओवम जो है उसके अंदर काम में ले सकते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर काम में ले सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये बन जाता है। और वहाँ देते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सक्शन पिपेट है। सक्शन पिपेट क्या करती है, टू होल्ड ए सेल करती है। माइक्रो इंजेक्शन की निडल का साइज क्या होता है, 0.1 से 0.5 होता है। हु डिस्कवर्ड दिस मेथड, तो हमने कहा एलेक्स जेफरेज होता है। वाई द प्लांट सेल्स आर नॉट सुटेबल फॉर दिस मेथड, पादप कोशिका इस मेथड के लिए उपयोगी क्यों नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि पादप कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भित्ति होती है जो कि सेल वाल के सेलुलोज की बनी होती है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इस टॉपिक को जब बार बार सुनेंगे तो आपको लगेगा हर पॉइंट से एक क्वेश्चन निकलता है और उसका सॉल्यूशन भी इसी के अंदर ही दिया गया है ना। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में मैंने बताया है कि प्रीवियस चैप्टर में हमने किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को दिया गया आपको, तो उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिल जाएगी और PDF के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। अगर प्रॉब्लम आती है तो जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड वीडियो को अगेन आप देखेंगे, री वॉचिंग करेंगे तो आपसे होगा, कन्फर्म होगा। ओके, थैंक यू। अभी हम इसके बाद में नेक्स्ट मेथड को शुरू करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन के बाद में इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन टू मेक अ होस्ट सेल कॉम्पिटेंट। किसी परपोषी कोशिका में DNA में एंट्री कराने के लिए एक और ये इंपॉर्टेंट मेथड होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन है, उसकी बात अभी करते हैं।